स्टूडेंट सुना क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स असल में है क्या। स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी सर्कुलर मोशन है, जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, तो यही फोर्स वजह बनती है, काज बनती है उस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने की। और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट इसलिए क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉ के हिसाब से लाजमी आता है। तो आपने ध्यान से अच्छे से देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। देन हम डेरिवेशन भी देखेंगे और लास्ट में हम कुछ एग्जांपल और ये भी देखेंगे कि क्या असल में हकीकत में सेंट्रीपिटल फोर्स है भी या नहीं, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, क्या इसका वजूद है, क्या इसकी हकीकत में कोई वजूद है इस सेंट्रीपिटल फोर्स का, या हम ऐसे ही पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में है क्या। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो स्टूडेंट हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारे पास फोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि फोर्स। अब फोर्स जो भी होती है वो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए होती है। हमने न्यूटन का दूसरा लॉ डिटेल से पढ़ा था, वो यही कहता था कि जब किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो इसी तरह ये भी फोर्स क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ के ऊपर, उस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते करते ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेशन लाती है। तो ये हमारे पास ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ती है और उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना स्टार्ट कर देती है। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, यही फोर्स सर्कुलर मोशन का काज है, यही सर्कुलर मोशन की वजह बनती है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ती है ऐसे और उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसी फोर्स को जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होती है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो क्या यहाँ से पता चला कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, उसको पकड़ती है और मूव करवाना स्टार्ट कर देती है, कौन से पाथ के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़े और पकड़कर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना स्टार्ट कर दे, तो उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाती है, ऐसे ही हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल से, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होती है सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए, तो उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लें आप और उसको ऐसे रस्सी के साथ ऐसे बांध दें। अब आपने ऑब्जेक्ट लिया और उसको रस्सी के साथ ऐसे बांधा और ऐसे बांध के आप उसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करवा दें, ऐसे जैसे हम बचपन में खेलते थे ना, वो ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ बांध के तो ऐसे वो घुमाना स्टार्ट कर देते थे। बिल्कुल उसी तरह आप ऑब्जेक्ट को किसी भी जो पत्थर का छोटा सा ले लें, उसको रस्सी के साथ बांधें और रस्सी के साथ बांध के ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाना स्टार्ट कर दें। तो ये आपका हमारे पास सेंटर हो जाएगा जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, और ये हमारे पास वो वाला ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब कुछ लम्हों के बाद ऐसा होता है कि हमारी जो रस्सी होती है ये बीच में से टूट जाती है। तो स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हमारी रस्सी बीच में से टूटी तो क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट इस टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। क्या स्टूडेंट जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना स्टार्ट किया वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, कुछ लम्हों के बाद, सम इंस्टेंट के बाद रस्सी टूट गई। जैसे ही रस्सी टूट गई तो आपने ऑब्जर्व किया कि वो वाला ऑब्जेक्ट इस टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपना सर्कुलर पाथ छोड़ दिया। अब सर्कुलर पाथ क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ से हमारा जो इसके साथ रिलेशन था, जो रिश्ता था, वो हमारे पास टूट गया। अब जैसे ही हमारा रिश्ता टूटा तो ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ भी छोड़ दिया। अब सर्कुलर पाथ छोड़ने की वजह क्या बनी, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पहुंचना बंद होगी।
जब रस्सी जुड़ी थी, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा था, तो हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे थे। हर लम्हे के ऊपर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर थी। हर लम्हे के ऊपर उस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर थी, और हर लम्हे के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को वो वाली फोर्स मिल रही थी जो कि उस फोर्स को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमा रही थी। जैसे ही हमारी रस्सी टूटी, उस वक्त इस सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगी, खत्म होगी। जैसे ही स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हुई, तो इस ऑब्जेक्ट ने अपना सर्कुलर पाथ भी छोड़ दिया। तो यहाँ से प्रूव होगा कि हाँ, ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़े और उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी फोर्स को हम फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, आया फील कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है कि वो वाला ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, तभी वो किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए, किस पाथ के ऊपर? सर्कुलर पाथ के ऊपर। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन को कि किस तरह हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें पता, हमने न्यूटन का दूसरा लॉ पढ़ा कि कोई भी अगर फोर्स है, वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसके ऊपर लगेगी, तो उसमें एक्सेलरेशन लाएगी। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये भी स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब जो हमारे पास ये मास है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप ज़मीन पे हैं, चाहे आप चांद पे चले जाएं, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे पास एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाती है, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, वो हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। इसकी हम डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास, हमें पता कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। एक्सेलरेशन में हमें पता होता है कि हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज है, तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट की में एक्सेलरेशन आ जाता है। स्टूडेंट, याद रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। स्टूडेंट, याद रखना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी चेंज हो जाए, तो एक्सेलरेशन उस वक्त भी प्रोड्यूस हो जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, उसमें टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाता है। और वही वाला एक्सेलरेशन जो होता है, वो हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ हम ध्यान से और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है सर्कुलर मोशन के लिए। इधर के लिए बस आप इतना ही याद रखें। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज। अब हमारे पास हमने डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी हमें पता है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का पता है, यहाँ से हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एस ओवर वी, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। जब हमने इस इक्वेशन को डेल्टा टी की वैल्यू को एक्सेलरेशन की जगह पुट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, वो हमारे पास क्या एस ओवर ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो हमारे पास आ जाएगी वी ओवर एस। अब हमारे पास डेल्टा वी हमें चाहिए, ये वाला डेल्टा वी चाहिए। अगर हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम निकालते हैं इस डेल्टा वी को। तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं हम सर्कुलर पाथ को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास सपोज करो ये सर्कल है, हम दो ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे इस डेल्टा वी को निकालने के लिए। स्टूडेंट, ये हमारे पास सपोज करो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ये उसका सेंटर है। सपोज करो स्टूडेंट, पहले ऑब्जेक्ट इधर है और उसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट की डायरेक्शन में है v1। कुछ टाइम के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया। कुछ टाइम के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, और इसकी टेंजेंट वेलोसिटी हमारे पास ये होगी v2।
कुछ लम्हों के बाद। इस सर्कल से इस पॉइंट का जो फासला वो हमारे पास r1 है, इस पॉइंट का फासला भी हमारे पास r1 है। किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो फासला होता है वो हमारे पास रेडियस के इक्वल होता है और वो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, चाहे आप किसी भी पॉइंट से ले ले वो कांस्टेंट ही आएगा। अब इसको हम वो कह देते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, और ऐसे ये हमारे पास पहली ट्रायंगल आ गई ओ ए बी, ये हमारे पास पहली ट्रायंगल आ गई। अब हमने इस वेलोसिटी वाले जो कंपोनेंट है इनको हमारे पास जोड़ के ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे टेंजेंट जो v2 है कुछ टाइम के बाद वो हमारे पास ऐसे होगा, और हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास क्या था v1 था, ये हमारे पास क्या था v2 था, और ये हमारे पास क्या आ गया डेल्टा v। अब देखते हैं कि हमने इसको डेल्टा v क्यों लिखा, ये v1 है, ये v2 है, और ये हमारे पास क्या आ गया डेल्टा v। तो स्टूडेंट हमने हेड टू टेल रूल में देखा था कि जब भी हम दो वेक्टर को जमा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल के जरिए उनको जोड़ते हैं। तो अगर हम हेड टू टेल रूल से देखें तो हमारे पास ये वेक्टर a बनता है, ये वाला v1, और ये हमारे पास ये हेड है और ये उसकी टेल है दूसरे वेक्टर की, प्लस डेल्टा v, और ये किसके को, ये हमारे पास है रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट हमारे पास ये ऐसे ही होता ना, अगर ये वेक्टर हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो टेल से शुरू होता है और हेड के ऊपर आके ख़त्म हो जाता है। अगर ये हमारे पास a हो, ये हमारे पास b हो, ये r हो, तो हम r को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये उनका रिजल्टेंट है v2, ये टेल से शुरू हो रहा है और हेड के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है। तो v1 प्लस डेल्टा v किसके कुल आ गया, v2 का, तो यहाँ से डेल्टा v क्या किसके कुल आ गया, v2 माइनस v1। ये जो डेल्टा v है ये जो वाला वेक्टर है ये इन दो वेक्टर का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको डेल्टा v लिख लिया। ऐसे ही नहीं हमने इसको डेल्टा v लिखा, ये इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस है, इसलिए हमने इसको डेल्टा v लिखा। अब स्टूडेंट वो कहता ये है कि जो दोनों ट्रायंगल है ओ ए बी और हमारे पास v1 v2 और डेल्टा v वाली ये दोनों इक्वल है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब वो कैसे कह रहा है कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल है, क्योंकि हमारे पास v1 भी कांस्टेंट है, v2 भी कांस्टेंट है। हमने ये कहा कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब कि वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी। अगर पहले सेकंड में 5 है तो दूसरे में भी 5 रहेगी, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, पाँचवें में भी 5, हमारे पास उसकी वेलोसिटी 5 रहेगी। वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट नहीं हो रही। तो अगर ये हमारे पास v1 है तो इधर भी v2, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास v1 भी कांस्टेंट, v2 भी कांस्टेंट, बिल्कुल इसी तरह ये r1 भी कांस्टेंट और r2 भी कांस्टेंट, ये भी रेडियस है, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी भी पॉइंट से सेंटर का फासला लें तो वो हमारे पास रेडियस के इक्वल ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। और इसी तरह ये हमारे पास डेल्टा v है, ये इक्वल होता है इस ए बी के। तो इसी तरह हमारे पास जितना एंगल ये वाला बनता है उतना ही एंगल हमारे पास ये वाला बनता है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आइसोस्केल्स होती हैं, इक्वल ट्रायंगल होती हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा v ओवर v1 जो कि बराबर है v1, v2 किसके बराबर है, v के, वेलोसिटी कांस्टेंट है, v के इक्वल है ये डेल्टा v और v ये लिया, और यहाँ से हम लेते हैं ए बी ओवर r1। ये हमारे पास रेडियस ही है क्योंकि ये भी r1 r2 किसके इक्वल है, रेडियस के। तो हमारे पास ये डेल्टा v ओवर v इस ट्रायंगल से लिया, और ये दोनों का ट्रायंगल इक्वल है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी ओवर r के। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो ए बी होता है ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, इस ये जो हमारे पास आर्क बन रही है ऐसे इसके इक्वल होता है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा v ओवर v किसके इक्वल है, s ओवर r के। ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली डेल्टा v की क्या वैल्यू आ जाएगी, v s ओवर r। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन ए में। तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, डेल्टा v इधर पुट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, v s ओवर r, और ये हमारे पास क्या है, v ओवर
एस, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, ये एस से कट गया और ये वी आपस में मल्टीपल हुए तो क्या बन गया वी स्क्वायर, और ये हमारे पास नीचे आ गया आर। तो स्टूडेंट ये वाला एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर ओवर आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसी एक्सेलरेशन को पकड़ें और इस इक्वेशन बी में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसकी कहलाएगी, एम वी स्क्वायर ओवर आर के। ये हमारे पास होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट याद रखो, ऑब्जेक्ट में जब हमने पिछला लेक्चर देखा था तो हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उसके पास 3 टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है ऐसे, तो उसके पास 3 टाइप्स के एक्सेलरेशन होंगे। एक उसके पास हमारे पास होगा टेंजेंट एक्सेलरेशन, जो हर वक्त टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, जो कि टेंजेंट वेलोसिटी के टाइम के साथ साथ चेंजिंग में आता है, उसको हम कह देते हैं टेंजेंट एक्सेलरेशन। एक हमारे पास होता है सर्कुलर एक्सेलरेशन, जो कि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के साथ एंगल में चेंजिंग की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज, और उस एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है वो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एक हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसी एक्सिस के इर्द गिर्द इसकी डायरेक्शन होती है। ये टेंजेंट, ये हमारे पास हो गया सर्कुलर एक्सेलरेशन। और तीसरा एक्सेलरेशन हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी, क्योंकि फोर्स की भी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर थी। तो इसीलिए जो हमारे पास फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमारे पास कहाँ होगी, टुवर्ड द सेंटर। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टूडेंट सर्कुलर पाथ के ऊपर कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला हमारे पास टेंजेंट, दूसरा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, और तीसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट ये दोनों एक्सेलरेशन 0 हो सकते हैं, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उस वक्त उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे 0 हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव भी कर रहा है फिर भी उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, उसका टेंजेंट एक्सेलरेशन भी 0 है। तो अब हम देखते हैं इसको। सपोज करो हमने इधर भी कहा कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंजिंग ही नहीं आ रही, तो उस वक्त जो टेंजेंट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वो तो वेलोसिटी में है चेंज टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा तो उस वक्त टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर टेंजेंट एक्सेलरेशन 0 है तो हमारे पास अल्फा भी 0 होगा, क्योंकि रेडियस तो कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या मतलब, हमारे पास अल्फा भी 0 हो गया। लेकिन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से आता है। हमने पहले भी बात की थी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये डायरेक्शन की वजह से आता है। हर पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है, उस डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी, और ये हमारे पास कभी भी 0 नहीं होगा। ये हमारे पास हमेशा अगर सर्कुलर मोशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये इसकी इंपॉर्टेंस थी कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं होता अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल हमने फोर्स निकाल लिया है, इसको अगर हम एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता कि m r मेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये हमारे पास एक r कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, m r मेगा स्क्वायर। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात में फॉर्म में बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो हमारे पास होगी एम आर ओमेगा का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल को, और जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हकीकत में है, क्या उसका हकीकत में वजूद है या नहीं, हम ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस बात को। स्टूडेंट हमारे पास, हम इसको मिटा देते हैं या आप एक दफ़ा आप नोट कर लें, जो सारा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स की डेरिवेशन है। हम इधर देखते हैं।
तो स्टूडेंट आप ये बात ज़हन में रख लें कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये खुद इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस फोर्स की खुद की कोई हकीकत नहीं है। हर वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर हो वो वाली फोर्स आके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जिस्टेंस रियल में है ही नहीं, इसका कोई वजूद नहीं है, ना इसकी कोई हकीकत है। हर वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर हो वो वाली फोर्स बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम समझते हैं इस बात को। तो स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास ये अर्थ है, सपोज करो ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के हमारे पास ये कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये हमारे पास अर्थ है और इस जमीन सर्कुलर अर्थ के सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब ये सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है? ये सैटेलाइट इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो हमारे पास ये तो हमने डिटेल से पढ़ा है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सैटेलाइट है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। ये मास है अर्थ का, ये उस सैटेलाइट का मास, और ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। अब ज़ाहिर बात हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए जो कि उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाती है। तो स्टूडेंट याद रखें इस केस में हमारे पास यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, क्योंकि ये वाली फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवा रही है, तो यही वाली फोर्स आके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है और इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाना स्टार्ट कर देती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, जहरी क्या बात है, इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन को जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवा रहा है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कि हमारे पास होती है न्यूक्लियस का जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और उन दोनों के दरमियान आर के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमा रही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हर वो फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर हो और जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाए वही फोर्स आके सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ये खुद की एक कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इसका वजूद नहीं है। तो आई होप सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, क्या इसकी डेरिवेशन है और क्या इसका वजूद है भी या नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। आज कल इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।